Hi guys, how are you? Hope you're doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं केस, जिसे हम लोग हिंदी में कारक पद बोलते हैं। गाइस, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ा है, उसके 8 काइंड्स होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। आज उसी को हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे कि केस किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द नाउन केस, मतलब केस जो होता है वो क्या होता है। व्हाट इज केस? केस को हिंदी में कारक बोलते हैं, ये मैंने बता दिया है। द केस ऑफ ए नाउन इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट द नाउन प्लेज इन अ सेंटेंस, मतलब कह रहा है केस वह भाग होता है सेंटेंस का जो कि बताता है कि नाउन उस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन जो रोल प्ले करता है वह हमें कौन बताता है? केस बताता है। गाइस, कारक बताता है। इंश्योर कारक हमें ये नाउन का बताता है कि नाउन क्या काम कर रहा है किसी भी सेंटेंस में। ओके गाइस, केस होते हैं 5 टाइप्स के। इन इंग्लिश केस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड डेटिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। मतलब आज हम लोग इस 5 काइंड्स ऑफ केस को जानेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे बनता है। गाइस, पहले है हमारा सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक हम लोगों ने पढ़ा है, और कर्ता मतलब जिसका कार्य कर्ता पर पड़े उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। तो व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, जब कोई नाउन किसी भी सेंटेंस में क्रिया के सब्जेक्ट की तरह काम करे, क्रिया के कर्ता की तरह काम करे, तो ही वो हमारा हो जाता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। नाम ही है गाइस सब्जेक्टिव केस, मतलब जो काम किसी भी सेंटेंस में नाउन अगर कर्ता की तरह काम करता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है, तो वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस, मतलब कर्ता कारक। कैसे? आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom टू फाइंड दिस केस। अगर इस केस को पहचानने का होगा कि हम कैसे सेंटेंस से पहचाने कि ये सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से या हु से। व्हाट या हु से अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वही हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस का। याद रखेंगे कि व्हाट और हु से क्वेश्चन करने पे जो हमें आंसर मिलता है वह हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस। मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी सेंटेंस में क्रिया सब्जेक्ट की तरह अगर काम करता है, क्रिया के सब्जेक्ट का जहां बोध होता है वह हो जाता है हमारा सब्जेक्टिव केस। अब मीन एग्जाम्पल, मीना इज डांसिंग, मीना डांस कर रही है। अब जान रहे हो ये डांसिंग हमारा वर्ब है। गाइस, क्लियर है? डांसिंग वर्ब है। तो अब मैंने बताया था कोई भी नाउन सेंटेंस में क्रिया के कर्ता की तरह काम करता है, तो डांसिंग हमारा वर्ब हो गया। और इस यहाँ नाउन कौन है? मीना। तो मीना जो है हमारा नाउन भी है, और ये सब क्रिया या डांसिंग है, तो इस क्रिया के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? तो कौन डांस कर रहा है? मीना इज डांसिंग, तो मीना डांस कर रही है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे, मैंने कहा व्हाट और हु से क्वेश्चन करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन करूंगी हु इज डांसिंग, कौन डांस कर रहा है, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? मीना। तो मीना हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। गाइस, क्लियर है? समझ में आ गई बात? 2 तरीके हैं समझने के। पहला कि हम देख लेंगे कि मैंने बताया कि नाउन जो होता है जब एक्ट करे किसी भी सेंटेंस में क्रिया के सब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ पे क्रिया था डांसिंग, उसके सब्जेक्ट की तरह ये मीना नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस हो गया। सेकेंड, व्हाट और हु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा वह होगा हमारा सब्जेक्टिव केस। तो हु इज डांसिंग, कौन डांस कर रहा है, तो मीना इज डांसिंग, मीना आंसर में मिला मुझे, तो मीना हो गया यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। गाइस, क्लियर है? सचिन वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, सचिन जो है अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तो टॉकिंग यहाँ पे वर्ब है गाइस, टॉक बात करना। तो टॉक वर्ब इस क्रिया के लिए क्या यूज हो रहा है? सचिन। इस क्रिया के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया? सचिन हो गया, तो ये सचिन हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। सेकेंड, व्हाट और हु लगाना है, तो हु वॉज टॉकिंग, कौन बात कर रहा था अपने दोस्तों से, तो आंसर क्या मिला? सचिन। हु या व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे तो सचिन हमें आंसर में मिला, तो सचिन हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात?
जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता का भाव व्यक्त होता है, तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। समझे गए। अब हम लोग सेकंड सीखेंगे ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी करते हैं, जिसमें नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, या इसे हम लोग एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। हिंदी होता है इसका कर्म कारक। गाइड तो व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। अब जब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस में क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, मतलब क्रिया के कर्म की तरह काम करे, कर्म का प्रभाव पड़े क्रिया पर, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, तो वह हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। गाइड क्लियर है। सब्जेक्टिव में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता था, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। गाइड तो जब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस में क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो वह कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, जिसे हम लोग कर्म कारक भी बोलते हैं। आस्क what after the word and its subject to find objective case। कह रहा है अगर what लगा के क्वेश्चन करेंगे, वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ड के बीच में अगर what लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा गाइज वह होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वह ऑब्जेक्ट होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। जैसे सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है, तो सी इज कुकिंग, सी हमारा सब्जेक्ट है और कुकिंग हमारा वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में व्हाट करके क्वेश्चन करना है कि वह क्या पका रही है। यहाँ पे क्या लग गया व्हाट, कि वह क्या पका रही है, तो आंसर क्या मिलेगा गाइस, फूड, मतलब भोजन पका रही है। तो ये भोजन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस बन हो गया। क्लियर है गाइस कि ऑब्जेक्ट जब प्राप्त हुआ, हमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर हम व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो हमें आंसर मिला कि वह भोजन पका रही है, तो भोजन फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब सेकेंड है सचिन इज ड्राइविंग द कार, सचिन कार ड्राइव कर रहा है। तो सचिन हमारा सब्जेक्ट है और ड्राइविंग हमारा वर्ब है। तो सचिन और ड्राइविंग के बीच में क्वेश्चन करेंगे कि सचिन क्या चला रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, द कार, मतलब कार चला रहा है। तो ये कार हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गई बात गाइस कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमें आंसर मिलेगा वह हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और वो बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और तो पहला कोई बात ये है। दूसरा जिसपे हम कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, पका तो रहा है रही है, वह क्या पका रही है, कर्म क्या का प्रभाव किस पे पड़ा, फूड पर। सॉरी क्रिया यहाँ पे कुक है, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, तो क्या पका रही है, फूड, तो फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये बन गया ऑब्जेक्टिव केस। सचिन ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग हमारा क्रिया है, क्रिया का फल हमारा किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, कि कार ड्राइव कर रहा है, तो कार हो गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया ऑब्जेक्टिव केस। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर क्रिया नाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, तो वह हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस। अब थर्ड है हमारा डेटिव केस। डेटिव केस को हम लोग संप्रदान कारक भी कहते हैं। तो व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कह रहा है जब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो वह डेटिव केस होता है गाइस। इसे अच्छा से समझेंगे। पहला, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट इसमें भी है ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करेगा, तो वह हो जाएगा हमारा डेटिव केस। मतलब जब कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, तो वह हो जाएगा हमारा डेटिव केस, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई बात। अब सेकेंड है डिफरेंस whom और for whom, किसका और for किसके लिए, किसका किसका और किसके लिए करके क्वेश्चन करेंगे, तो हम जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा डेटिव केस। सेकेंड डिफरेंस क्या था दोनों में, कि इसमें व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस।
whom और for whom लगा के अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा डेटिव केस गाइस। तो एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। मैंने आप लोगों को वर्ड पढ़ाया है, वर्ड के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सब क्लियर बता दिया है गाइस। तो एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ वो ऑब्जेक्टिव केस और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो डेटिव केस हो जाएगा गाइस। दोनों को समझने का तरीका एक ये था, एक ये वर्ड लगा के क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, whom और for whom लगा के क्वेश्चन करेंगे तो वो डेटिव केस। दो मेन डिफरेंस मैंने बता दिया। अब एग्जांपल, आई ब्राउट माय फ्रेंड अ बुक, मैंने खरीदा एक किताब मेरे दोस्त के लिए। तब मैं अपने दोस्त के लिए एक किताब मैंने खरीदा। तो आई ब्राउट मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या करके क्वेश्चन करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वो आई है, तो आई हो गया सब्जेक्टिव केस। ब्राउट मेरा यहाँ पे वर्ब है, खरीदा। तो ये दोनों के बीच में अगर वर्ड लगा के क्वेश्चन किए कि मैंने क्या खरीदा, तो आंसर मिल रहा है अ बुक। मैंने क्या खरीदा, अ बुक, एक किताब। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव केस। ओके गाइस, अब है कि मैंने क्या खरीदा में तो हो गया कि अब बुक, एक किताब खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब है कि मैंने किसके लिए खरीदा, क्या था ना, whom और for whom। अब मैंने किसके लिए, whom करके क्वेश्चन करेंगे, whom करके किसके लिए खरीदा, तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के लिए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ गाइस तो ये बन गया हमारा डेटिव केस। और आई तो हमारा है सब्जेक्टिव केस। बिना सब्जेक्ट का तो गाइस सेंटेंस ही नहीं होता, तो जो सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्टिव केस हुआ ही। अब मैंने बता दिया, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आई ब्राउट, मैंने अपने दोस्त के लिए किताब खरीदा में। आई ब्राउट, आई मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कैसे, ब्राउट मतलब वर्ब, वर्ब हो गया ये खरीदा। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में व्हाट करके, पहला मैंने व्हाट करके क्वेश्चन किया, क्या खरीदा, तो क्या खरीदा तो आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अ बुक, मतलब एक किताब खरीदा। तो अ बुक मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यह हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं सेकंड में करूंगी दूसरा क्वेश्चन, हूं किसके लिए खरीदा, फॉर हूम, किसके लिए खरीदा, तो किसके लिए खरीदा, तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के लिए। तो मेरे दोस्त के लिए हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया डेटिव केस। क्लियर है। सेकंड है, द टीचर गैव द विनर अ सरप्राइज अवार्ड, टीचर ने विनर को सरप्राइज अवार्ड दिया। तो टीचर ने विनर को सरप्राइज अवार्ड दिया। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले उसको फाइंड आउट करेंगे फिर हम लोग केस देखेंगे। तो द टीचर हो गया सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट हो गया। अब गेव मतलब दिया, ये वर्ब हो गया। तो पहला क्वेश्चन करेंगे व्हाट, पहला क्वेश्चन व्हाट होगा ना, टीचर ने मैंने दिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, तो टीचर ने दिया, तो टीचर ने क्या दिया, व्हाट, पहला क्वेश्चन व्हाट, तो आंसर मिलेगा सरप्राइज अवार्ड। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव केस। अब सेकंड क्वेश्चन करूंगी अगर मैं कि क्या दी, किसको दिया, whom, ये फॉर whom, किसको दिया, सॉरी किसको दिया, whom, तो आंसर मिला विनर। तो द विनर ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ये बन गया हमारा डेटिव केस। समझ में आ गई बात गाइस कि टीचर ने विनर को एक सरप्राइज अवार्ड दिया। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया, व्हाट, पहला क्वेश्चन व्हाट हो गया, तो आंसर मिला है सरप्राइज अवार्ड। तो पहला क्वेश्चन व्हाट के थ्रू जो मिला वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो बन गया। और सेकेंड क्वेश्चन जैसे मैं करूंगी whom, मतलब किसको दिया, तो सेकंड आंसर मिलेगा हमारा द विनर, विनर को दिया, तो विनर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये बन गया डेटिव केस। और टीचर तो मेरा सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये सब्जेक्ट है।
तो समझ में आ गया। एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट, तो वो बन गया ऑब्जेक्टिव केस। और whom करके या for whom करके क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो हो जाएगा डेटिव केस। क्लियर है गाइस? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस। पॉजेसिव केस को हम लोग जेनिटिव केस भी कहते हैं, हिंदी में होता है ये संबंध कारक। संबंध कारक मतलब जो संबंध जोड़ता है। तो इट शोज द पोजीशन, ओनरशिप, ऑथोरिटी ऑफ अ नाउन। मतलब यह नाउन का किसी भी सेंटेंस में पोजीशन शो करेगा, ओनरशिप शो करेगा या ऑथोरिटी शो करेगा गाइस। तो वह हो जाएगा हमारा पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस। It shows a relationship between two nouns और between a noun और pronoun। यह रिलेशनशिप भी शो करेगा, चाहे वह दो नाउन के बीच में हो या एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में प्रोनाउन। तो गाइस ये क्या पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस जो होता है, पोजीशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है या अथॉरिटी दिखाता है किसी भी नाउन का सेंटेंस में, या यह रिलेशनशिप भी शो करता है दो नाउन के बीच में या एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में गाइस। इट इज मेड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी जोड़ो या एस जोड़ो, एंड द नाउन और यूज प्रीपोजिशन ऑफ टू शो रिलेशनशिप। कह रहा है इसे इट इज मेड, यह बनता है किसे बाय एडिंग जोड़ करके, या तो हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं या एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या प्रीपोजिशन ऑफ दे करके हम लोग रिलेशन शो करते हैं। तो यह हो जाता है हमारा पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस। तो जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज मैंने बता दिया है कि कौन कहाँ लगता है और ये नाउन के साथ ही लगता है गाइस। तो जैसे ही ये पोजीशन दिखाएगा तो पॉजेसिव केस होगा, जैसे ही पॉजेसिव केस होगा तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस या प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा ही गाइस। एग्जाम्पल सीता पर्स इज लॉस्ट, सीता का पर्स खो गया। तो सीता का पर्स, सीता का अधिकार है उस पर जो उसको वो जो खो गया, तो ये एपोस्ट्रोफी लग गया इस सीता के साथ। तो मैंने बताया है अधिकार सब तो बताएगा ही, शायद ही ये नाउन के ये बना कैसे होता है जब किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं या एपोस्ट्रोफी रहे या प्रीपोजिशन ऑफ रहे, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी के साथ ऐसे सीता है, नाउन है, सिंगुलर है, जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो ये बन गया हमारा पॉजेसिव केस। जब किसी भी नाउन के साथ हमारा एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस या प्रीपोजिशन ऑफ के थ्रू हमारा नाउन रहे तो वो आ जाता है हमारा पॉजेसिव केस। तो इस सीता हमारा नाउन था, इस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो हो गया वो पॉजेसिव केस गाइस। हामिद लिव्स इन बॉयज हॉस्टल, हामिद बॉयज हॉस्टल में रहता है। अब यहाँ पे देखोगे बॉयज है, इनमें भी ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये ऑलरेडी प्लूरल है। प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन उस प्लूरल नाउन के साथ जिसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बॉय में एस लगा हुआ है तो बॉयज मतलब हो गया लड़कों, प्लूरल हो गया तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं, क्योंकि ये एस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, जो शो किया ये प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो जहां पे एपोस्ट्रोफी लगे नाउन के साथ या एपोस्ट्रोफी एस लगे तो वह हो जाता है हमारा पॉजेसिव केस। बहुत ही सिंपल है गाइस, ध्यान रखेंगे जब किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगा रहे या ऑफ के थ्रू नाउन रहे तो वह हो जाता है हमारा पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस। फिफ्थ है हमारा वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जिसे हम लोग हिंदी में संबोधन कारक भी कहते हैं, मतलब ऐसा नाउन जिससे संबोधित या पुकारने का बोध हो, तो वह हो जाता है हमारा वोकेटिव केस। व्हेन अ नाउन इज एड्रेस्ड और कॉल्ड आउट इन अ सेंटेंस, जब किसी भी सेंटेंस में नाउन को एड्रेस संबोधित किया जाए या कॉल्ड आउट पुकारा जाए, या किसी भी नाउन को किसी भी सेंटेंस में पुकारा जाए या संबोधित किया जाए तो वह हो जाता है हमारा वोकेटिव केस, संबोधन कारक, संबोधित करने का बोध हो। जैसे राधा कम हियर, तो हम लोग एक लड़की है जिसका नाम राधा है तो मैं उसको इंडिकेट संबोधित करके बोल रही हूँ कि राधा कम हियर, यहाँ। तो ये राधा जो हो गया यहाँ पे संबोधन करने का काम कर रहा है, तो ये हो गया है यहाँ पे वोकेटिव केस। बॉयज लिसन टू मी, लड़कों सुनो मेरी बात।
तो बॉयज किसी को मतलब बहुत सारे लड़के हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर मैं उसका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करूंगी तो मैं कहूंगी ना गाइस बॉयज लिसन टू मी, तो मैं ध्यान अपनी ओर करने के लिए मैंने बोला बॉयज, तो बॉयज हो गया हमारा संबोधित उन लोगों को करने के लिए मैंने बोला बॉयज, तो बॉयज हो गया हमारा वोकेटिव केस। क्लियर है? जब किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज अगर किसी को संबोधित या कॉल आउट करने के लिए किया जाए तो वह हो जाता है वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। पॉजेसिव केस पोजीशन दिखाता है, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी या ऑफ लगा रहता है तो वह हो जाता है पॉजेसिव केस। और जब किसी भी नाउन को पुकारने का बोध हो, कॉल आउट एड्रेस करने का बोध हो तो वह हो जाता है वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो समझ में आ गई बात? गाइस मैंने आपको आज के इस वीडियो में केस बताया, 5 तरह के केस होते हैं, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।